हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीपीएसई 132 बुक की फर्स्ट यूनिट को, यानी कि इस बुक की शुरुआत कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट यूनिट सबसे बेसिक होती है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करना है। अगर आपने ये कर ली तो आपकी पूरी बुक बहुत ही ईजिली कवर हो जाने वाली है। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारी बीपीएससी 132 बुक का नाम है भारत सरकार और राजनीति। इस बुक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए गाइस शुरू करते हैं। गाइस, इस बुक में हमारे पास 6 खंड रहने वाले हैं, जिनके अंदर हम 15 इकाइयाँ पढ़ने वाले हैं, यानी कि हमारे पास टोटल 6 ब्लॉक हैं जिनमें हम 15 यूनिट पढ़ने वाले हैं। तो आइए गाइस यूनिट 1 की शुरुआत करते हैं। गाइस, हमारा पहला ब्लॉक है भारतीय राजनीति के अध्ययन के उपागम। इस खंड में हम जानेंगे कि भारत की राजनीति का अध्ययन कैसे करते हैं, किन किन अवधारणाओं से करते हैं। उन्हीं अवधारणाओं के बारे में हम इस खंड में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो आइए गाइस शुरू करते हैं फर्स्ट इकाई से। गाइस, हमारी फर्स्ट इकाई रहेगी उदारवादी। इसमें हम उदारवादी अवधारणाओं के बारे में जानेंगे, उनके राजनीतिक संबंधों के बारे में जानेंगे, राजनीति का कैसे अध्ययन करते हैं उदारवादी अवधारणा से, वो हम जानेंगे इसके अंदर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, राजनीति के अध्ययन की उदारवादी अवधारणा। उदारवादी अवधारणा में परिवर्तन क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। आइए गाइस, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ साथ अन्य पॉइंट्स भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो आइए शुरुआत करते हैं। गाइस, पहले थोड़ा परिचय देख लेते हैं, इससे हमें जस्ट आइडिया हो जाएगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं इस इकाई में। तो आइए गाइस थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं, प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं, समाज की विभिन्न वर्गों के मुद्दे, इन सब के बारे में जानेंगे हम इसके अंदर। राजनीतिक का संबंध जनता को आपस में जोड़ने और राज्यों और गैर राज्य समूहों एवं संगठनों को आपस में जोड़ने से संबंधित है, यानी कि राजनीति का संबंध जनता और राज्य के समूहों को आपस में जोड़ने से है। उनके संबंधों के बीच कंपटीशन, विवाद, लड़ाई झगड़े और सहयोगों को बढ़ावा देने के लिए है। राज्य एवं संस्थाएं सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखती हैं। राजनीति को विभिन्न तरह से व्याख्या की है। बहुत सारे विद्वानों ने भारतीय राजनीति को समझने के लिए विभिन्न अवधारणाएं हैं। हम यहाँ 3 के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि उदारवादी, मार्क्सवादी एंड गांधीवादी। लेकिन इस इकाई में हम जस्ट पढ़ने वाले हैं उदारवादी के बारे में। मार्क्सवादी हम सेकंड इकाई में पढ़ेंगे, गांधीवादी हम थर्ड इकाई में पढ़ेंगे। तो आइए गाइस हम इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। उदारवादी परिप्रेक्ष्य के बारे में जानेंगे हम इस इकाई में, जो जैसे कि मैंने बताया, तो इसके बारे में ही जान लेते हैं। राजनीति को राजनीतिक संरचना, राजनीतिक प्रक्रिया और व्यवस्था की दृष्टि से देखा गया है, यानी कि प्रमुख संबंधों में राजनीतिक व्यवस्था में विरोधाभास प्रबंधन पर आम सहमति बनाने पर अध्ययन करना है, यानी कि विरोध को रोकने के लिए आपसी सहमति, आम सहमति, यानी कि सहमति को बनाना, विरोध को ख़त्म करना उदारवादी के अंदर आता है। उन्हीं राजनीतिक गतिविधियों को, उन्हीं राजनीतिक व्यवस्था को हम यहाँ पढ़ेंगे जहाँ पे आम सहमति बनाई जाती है। उनका अध्ययन करने की प्रक्रिया ही उदारवादी प्रक्रिया है। उनके अध्ययन के माध्यम से ही राजनीतिक व्यवस्था को मापा जाता है। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इसका संबंध वर्ग से नहीं है, यानी कि वर्ग संबंधों से, जैसे कि कैटेगरी डिवीज़न से इसका संबंध नहीं है। यह अवधारणा भारत की अवधारणाओं का, राज्य की अवधारणाओं का भी उपयोग नहीं करती, यानी कि किसी भी तरह के डिवीज़न का उपयोग नहीं करती है। इस उदारवादी का मतलब ही सहमति बनाना है, आपस में डिवीज़न करना नहीं है। इसलिए किसी भी तरह के वर्ग में, जातियों में, संघर्षों में या राज्यों की अवधारणाओं का उपयोग नहीं करती है। इसका अध्ययन होता है आम सहमति के ऊपर। राज्यों के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था को प्राथमिकता देती है, यानी कि राज्य के डिवीज़न को ना देखते हुए राजनीतिक व्यवस्था
के ऊपर अध्ययन किया जाता है, आपसी तालमेल और आम सहमति में विश्वास रखते हैं, वर्ग संबंधों और वर्ग संघर्षों के बजाय। किसी भी प्रकार का विरोधाभास का प्रबंधन किया जाता है, उस राजनीतिक व्यवस्था को प्राथमिकता देते हैं जहाँ पे विरोधाभास को प्रबंधित कर दिया जाता है, किसी भी तरह की आम सहमति बना दी जाती है। राजनीतिक को समझने की उदारवादी अवधारणा एक गैर मार्क्सवादी अवधारणा है, यानी कि जो हम नेक्स्ट चैप्टर में मार्क्सवादी पढ़ने वाले हैं ये बिल्कुल उसके विपरीत है। गैर मार्क्सवादी अवधारणा राजनीति को समझने के लिए, ये तीनों ही अवधारणाएं राजनीति को समझने के लिए हैं अलग अलग पहलुओं से। तो गैर मार्क्सवादी यानी कि उदारवादी अवधारणा को उदारवाद से भ्रमित नहीं करना है। उदारवाद एक अलग चीज़ है, उदारवादी अवधारणा एक अलग चीज़ है। उदारवादी परिप्रेक्ष्य भारत की संरचनात्मक क्रियात्मक व्यवस्थावादी अवधारणा का रूप में देखी गई है, यानी कि उदारवादी जो अवधारणाएं हैं ये संरचनात्मक क्रिया करने के लिए व्यवस्थावादी और राजनीति को समझने के लिए बनाई गई अवधारणाएं हैं, जबकि उदारवाद शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामुदायिक सामूहिक स्वतंत्रता। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता को दिखाता है, इसलिए उदारवाद और उदारवादी दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों को एक दूसरे से नहीं मिलाना है, दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं अटैच करना है। उदारवाद इंग्लैंड एवं यूरोप के विशिष्ट सत्ता और राजशाही शासन के खिलाफ हुए आंदोलन के कारण में अस्तित्व में आया था। इस विरोध का प्रमुख कारण व्यक्तियों को स्वतंत्रता दिलाना और राज्य की सत्ता को चुनौती देना है। कहने का मतलब यही है कि उदारवाद और उदारवादी दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको एक साथ नहीं मिलाना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। उदारवादी एक अवधारणा है जो क्रियात्मक रूप से कार्य करती है राजनीति को समझने के लिए। उदारवाद का मतलब स्वतंत्रता होता है, जो कि स्वतंत्रता के लिए उपयोग किया जाता है। तो आइए गाइस इस इकाई की शुरुआत करते हैं। इस पूरी इकाई में हम यही सब पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। उदारवादी अवधारणा आपको समझ में आ गई होगी, तो आइए गाइस जान लेते हैं उदारवादी अवधारणा के मुख्य तत्व कौन कौन से रहेंगे। उदारवादी अवधारणा एक गैर मार्क्सवादी संरचनात्मक क्रियात्मक व्यवस्थित अवधारणा है जो कि भारतीय राजनीति को समझने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो इसके प्रमुख तत्व रहेंगे हमारे पास। पहला पढ़ लेते हैं। सबसे पहला तत्व है संस्थाएं। राजनीतिक व्यवस्था राज्य नहीं, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे, इसमें राज्य नहीं देखेंगे, क्योंकि राज्यों पे उदारवादी अवधारणा काम नहीं करती है। 1980 के बीच राज्य की वापसी पर अधिक जोर दिया गया, लेकिन उदारवादी अवधारणा के प्रभाव के अंतर्गत संरचनात्मक क्रियात्मक परिप्रेक्ष्य की दृष्टि में राजनीतिक व्यवस्था का प्रयोग किया गया बजाय राज्य के। यानी कि जब राज्यों की वापसी पर जोर दिया जा रहा था उस टाइम भी राजनीतिक व्यवस्था का प्रयोग किया गया था बजाय राज्यों के डिवीज़न के, बजाय राज्यों को महत्व देने के। इसके अलावा कुछ संस्थाएं विद्यमान हैं, जैसे कि राजनीतिक दल, हित समूह, नागरिक समाज संगठन। ये सभी सामाजिक संरचना जैसे कि जातीय, भाषा, धर्म, क्षेत्र, आदिवासी इत्यादि, इन सब से बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और कुछ कार्य करते हैं। उनके लिए विचार विमर्श के बाद कुछ प्रक्रियाएं उभर कर सामने आती हैं, या तो विभिन्न भाग संगठनों के विभिन्न भाग आपस में टकराएंगे या सहयोग करेंगे, आपसी सहमति पर भी पहुंचेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यवस्था या संस्था कायम होगी। यानी कि आम सहमति बनना ही उदारवादी अवधारणा का राजनीतिक समझ है। जहाँ पे आम सहमति बन जाती है वहाँ पे उदारवादी अवधारणा के अनुरूप सुधार हो रहा है राजनीतिक में या फिर देश की संस्थाओं में, हम कह सकते हैं। एक व्यवस्था का कायम होना ही
उदारवादी अवधारणा में एक चढ़ते हुए क्रम में देखा जाता है। राजनीतिक संस्था आमतौर पर राजनीतिक दल, प्रभावी दबाव समूह, विधायिका, कार्यपालिका आदि ये सभी संस्थाएं राजनीतिक संस्थाएं हैं जो उदारवादी अवधारणा राजनीति को समझने के लिए यूज़ करती हैं। वास्तव में यह अवधारणा ही भारतीय राजनीति के 4 दशकों तक 1950 से लगातार कायम रही है, यानी कि 1950 से लेके 4 दशक लगातार 1990 तक यही अवधारणा बनी रही है, उदारवादी अवधारणा ही चलती रही है। बात करें अगर प्रक्रियाओं की, ये हमारा सेकंड तत्व रहेगा। यह अवधारणा विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के कार्यों का अध्ययन करती है, यानी कि प्रक्रिया के अंदर हम देखेंगे कि कौन सी संस्था ने, कौन से संगठनों ने क्या क्या कार्य किए, उस चीज़ को हम अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पे उस चीज़ का हम आकलन कर रहे हैं। इनमें हम राजनीतिक लंबबंदी, हित व्यक्त और हित एकीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। लोकतंत्र के प्रगतिशील होने के संदर्भ में प्रक्रिया भी लोकतांत्रिक होती है, जिससे लोकतंत्र और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और उदारवादी अवधारणा लोगों में सहभागिता की पक्षधर होती है, यानी कि राजनीति में सहभागिता बढ़ा देती है लोगों की। लोग राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, सहायता करने लगते हैं, लोगों को जनतंत्र और लोकतंत्र में भाग लेने की इच्छा जागरूक होने लगती है। जनतंत्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है, जिसने निम्न वर्ग को प्रभावित किया है, यानी कि छोटे वर्ग को प्रभावित किया है, दबे हुए वर्ग को प्रभावित किया है। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है, जिसके परिणाम स्वरूप परंपरागत और सामंती सामाजिक व्यवस्था का पतन हो गया है भारत में, और एक स्वतंत्र समानता का समावेश हुआ है। एक स्वतंत्र और समानता वाला भारत बनना शुरू हुआ है। राजनीतिक मूल्य एक इम्पोर्टेंट तत्व है, जो कि तीसरा सबसे प्रमुख तत्व है उदारवादी अवधारणा का। इसमें स्वतंत्रता, मानवाधिकार और समानता के ऊपर हम अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें किसी व्यक्ति या फिर समुदाय के अधिकारों से संबंधित राज्यों का यह कर्तव्य होता है कि वह कमज़ोर वर्गों, जातीय समूहों और अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करें, मतलब समानता को बनाने में हेल्प करें, स्वतंत्रता की वकालत करें, उनके अधिकारों की वकालत करें। उदारवादी अवधारणा का व्यक्तिगत अधिकारों व स्वतंत्रता की वकालत करता है। उदारवादी अवधारणा समुदाय सुरक्षा, विशेष तौर पर जैसे कि भाषा, संस्कृति, लेखन की सुरक्षा, इन सब की वकालत भी करता है उदारवादी अवधारणा। इसके अलावा लोकतंत्र अधिकार बिना इनकी रक्षा के बचाया नहीं जा सकता। अगर इनको सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे तो भारत की लोकतंत्र भारत खतरे में आ जाएगा, लोकतांत्रिक भारत नहीं रह सकता। गाइस, ये थे कुछ उदारवादी अवधारणा के प्रमुख तत्व। जान लेते हैं राजनीति के अध्ययन की उदारवादी अवधारणा के बारे में। उदारवादी अवधारणा भारतीय राजनीति के अध्ययन के व्यवस्थावादी उपागम का एक बदला हुआ रूप है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इस प्रकार उदारवादी दृष्टिकोण से भारतीय राजनीति का अध्ययन के लिए प्रयोग करना ही व्यवस्थावादी अवधारणा कहलाता है, यानी कि उदारवादी दृष्टिकोण से भारतीय राजनीति के अध्ययन में प्रयोग करते हैं तो इसे हम व्यवस्थावादी अवधारणा भी कह सकते हैं। और व्यवस्थावादी उपागम होता है जो वो व्यवहारवादी आंदोलन से उभरा था। इसे डेविड ईस्टन ने जेम्स एस कोलमैन सबसे पहले शुरुआत की थी। इन दोनों ने मिलके 1950 एवं 1960 में
विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए इन्होंने शुरुआत की थी। इसकी रूपरेखा आधुनिक विकास की रूपरेखा से जानी जाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि विकासशील देशों या समाजों में आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं के विकास का अध्ययन करना। विकास का अर्थ व्यवस्थावादी विकास से कोई लेना देना नहीं था, उससे अलग है उदारवादी अवधारणा। इसके अलावा अर्थशास्त्रीय विचार के अनुसार विकास का मतलब है विकास दर या फिर आधारभूत ढांचे का विकास। और अगर राजनीतिक विद्वानों के अनुसार विकास का मतलब देखें तो आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं का विकास। लेकिन इसका प्रमुख लक्ष्य है कि राजनीतिक संस्थाओं और संगठनों का विकास करना, उन संगठनों को आपसी तालमेल और सहमति पे कायम करना उदारवादी अवधारणा का विकास का मतलब है। यानी कि अगर आपसी सहमति हो रही है, आपसी संगठन में आपसी तालमेल हो रहा है, संगठनों का विकास हो रहा है, तो इसका मतलब है कि विकास हो रहा है। इस उपगम में राजनीतिक व्यवस्था का संबंध राजनीतिक संस्थाओं, संरचनाओं, प्रक्रियाओं से है। ये तीनों आपस में मिलकर काम करते हैं। इन तीनों के साथ ही संघर्ष होता है और संतुलन और गैर संतुलन बनता है राजनीतिक परिस्थितियों में। इन परिस्थितियों में राजनीतिक व्यवस्था कायम होती है, ना कि खराब होती है। यानी कि जब कोई भी राजनीतिक संस्था, संरचना और प्रक्रिया ये तीनों मिलती हैं और कार्य करती हैं साथ में, तो एक राजनीतिक व्यवस्था कायम होती है, बिगड़ती नहीं है, राजनीतिक परिस्थितियाँ बनती हैं। स्वतंत्रता के बाद से कई राजनीतिक विद्वानों ने भारतीय राजनीति का अध्ययन किया और करने के लिए उदारवादी अवधारणा का उपयोग किया। रजनी कोठारी की पुस्तक भारत की राजनीति इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। भारतीय स्तर पर राजनीति को समझने के लिए हम इस बुक को पढ़ सकते हैं। इस बुक के अकॉर्डिंग राजनीति व्यवस्था लचीली है, यह जीवित रहती है, लेकिन कार्यवत व्यवस्था का अनुसरण करती है। इस पुस्तक का इस्तेमाल रजनी कोठारी ने 1950 से 1960 की कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस व्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया था। इस काल को उन्होंने कांग्रेस प्रभुत्व का युग माना था। यानी कि 1950 से 1960 को उन्होंने कांग्रेस प्रभुत्व का युग माना था। लेकिन सीपी भमरी ने रजनी कोठार के भारतीय राजनीति के अध्ययन की अवधारणा की आलोचना की थी। यानी कि इसको बुरा माना था, उसको गलत माना था। उनके अकॉर्डिंग इस पुस्तक में जो भी है उसमें बहुत सारी चीज़ें गायब थी, जैसे कि राज्य के चरित्र का वर्गीय होने का निषेध। यानी कि राज्यों को वर्गीकृत नहीं किया गया, ऐसा था उसके अंदर, वर्गीकृत नहीं था। राजनीतिक सत्ता के वितरण एवं साम्राज्यवादी का भी निषेध करता है। यानी कि ना तो राजनीतिक सत्ता कैसे डिवाइड की है वो बता रखा है, और ना ही साम्राज्यवाद की व्यवस्था को बता रखा है। इस रूपरेखा में आर्थिक पहलू गायब हैं। भारतीय राजनीति को बिना ट्रेड यूनियन की भूमिका के दिखाया है। बड़े औद्योगिक घरानों की भूमिका, अमीर किसानों की लॉबी और भूमिहीन किसानों के संदर्भ में दिखाया है इस बुक को। भमरी का यह मानना था कि कोठारी का भारतीय लोकतंत्र का मॉडल डालहल के समान है, यानी कि डालहल जैसा है। साम्राज्य को बहुलवादी माना है इस बुक के अकॉर्डिंग। लोकतांत्रिक सरकारें भारत की तरह बाज़ार की तरह कार्य करती हैं। ये बाज़ार पूरे दबाव में रहकर कार्य करता है। भमरी भी रेखांकित करते हैं कि कोठारी का विश्लेषण उनकी कमज़ोरी या सीमा है, या फिर उदारवादी उपगम की सीमा है। यानी कि या फिर उदारवादी तौर पे उन्होंने बनाया है, या फिर उनकी कोई कमज़ोरी है जिसकी वजह से उन्होंने ये बनाया है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया उपगम वर्ग संघर्ष को नहीं मानती है। इस बुक के अकॉर्डिंग वर्गों के संघर्ष की और वर्गों डिवीज़न, जैसे कि वर्ग डिवीज़न करना समाज का,
वो चीज़ इस बुक में नहीं है। बजाय इसके यह इस बात पर अधिक जोर देता है कि किस प्रकार व्यवस्था कायम रहती है, यानी कि सिर्फ व्यवस्था कायम करने पर ही ये बुक बता रही है, लेकिन कैसे समाज डिवीज़न, कैसे समाज वर्गीकृत हो रहा है, कैसे समाज का डिवीज़न हो रहा है, इस बुक में ऐसा कुछ भी नहीं है। किस तरह से विभिन्न इकाइयों में आम सहमति कायम की जाती है, ये सब इस बुक में आम सहमति के ऊपर दिखाया गया है। इसके बाद में भमरी के आलोचना के बाद तो कोठारी ने यह सुझाव दिया कि उनकी पुस्तक मार्क्सवादी अवधारणा पर आधारित नहीं है, यानी कि ये सब मार्क्सवादी में होता है जो इस बुक में नहीं है। यह अमेरिकी ब्रांड कार्यात्मकता अवधारणा पर भी नहीं है, यानी कि ये अमेरिका वाले अवधारणा के कार्यात्मकता ब्रांड के ऊपर नहीं बनी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दो प्रमुख सैद्धांतिक विश्लेषण हैं, ध्रुवीय और बहुलवादी। इनके ऊपर ये बुक बनाई गई है, जो कि भमरी ने भी माना कि समाज को बहुलवादी मानते हैं, ऐसा इस बुक में दिखाया गया है। और इन्होंने भी बोला कि बहुलवादी दृष्टिकोण को दिखाते हुए ही इस बुक को बनाया गया है। उन्होंने राज्य की राजनीति को समझने के लिए बहुलतावादी विश्लेषण का प्रयोग किया है। 1970 के दौरान विभिन्न विद्वानों ने अपने शोधों में व्यवस्थावादी उपागम का प्रयोग किया था। उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल, जाति, धर्म, भाषा, नेतृत्व, चुनाव, दबाव समूह को शामिल किया। कांग्रेस दल का अध्ययन करने के लिए उन्होंने प्रमुख रूप से उदारवादी उपागम का सहारा लिया और रिचर्ड सेनसन और पॉल आर बोस ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अध्ययन किया। इसके बाद समाज में 1970 के अंत में समाज के परिवर्तन, जिन्हें राज्य के स्वरूप में और लक्षणों को परिवर्तित किया। परिवर्तन का मुख्य कारण था भूमि सुधार, हरित क्रांति और कल्याणकारी नीतियाँ। लेकिन भारतीय राजनीति में उदारवाद उपागम परिवर्तन लाने में असमर्थ था। भारत की राजनीति में विश्लेषण के लिए एक सिद्धांत का इस्तेमाल किया इकबाल नारायण ने, जो कि 1970 के पश्चात उदारवादी उपागम में परिवर्तन देखने को मिला। यह राजनीति व्यवस्था के बजाय राज्य की अवधारणा का प्रयोग करने से परहेज करते थे, यानी कि ये राजनीतिक व्यवस्था का ही उपयोग करते थे, राज्य के डिवीज़न का या फिर राज्य की अवधारणा का उपयोग नहीं करते थे। राज्य की वापसी के संबंध में जोया हसन ने राज्य के अध्ययन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया। इसमें राज्य से संबंधित मुख्य साहित्य मौजूद था, लेकिन इस साहित्य में राज्य को मार्क्सवादी के स्थान पर स्वतंत्र संस्था के रूप में दिखाया गया था, यानी कि यहाँ पर भी गैर मार्क्सवादी पहलू लगाए गए थे, गैर मार्क्सवादी पहलुओं पर जोर दिया गया था, जबकि राज्य के संबंधित कार्य हो रहे हैं तब भी उदारवादी अवधारणा का यूज़ हो रहा है। राज्य किसी वर्ग या समूह का एजेंडा नहीं था, बल्कि यह स्वतंत्र रूप से सभी वर्गों और समूहों के हितों में कार्य कर रहा था, यानी कि राज्य के अंदर सभी वर्गों के लिए एक समान कार्य हो रहा था, सभी समूहों के हित के लिए कार्य हो रहा था उदारवादी अवधारणा के अकॉर्डिंग। यह अवधारणा असंख्यीय अवधारणा मानी जाती है। यह भारतीय समाज के विभिन्न समूहों की भूमिका को कम कर देता है। उदारवादी उपागम के प्रमुख तत्व क्या हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ये याद कर लेना है। 3 ही तत्व हैं, अच्छे से बस समझ लेना है, हो जाएगा। राजनीति का अध्ययन में उदारवादी उपागम संरचनात्मक कार्यात्मक अवधारणा किस प्रकार से संबंधित है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल रट लेना है, ये एग्ज़ाम में आता है। उदारवादी अवधारणा का परिवर्तन क्षेत्र 1950 में उदारवादी उपागम में बहुत सारे परिवर्तन आए, जैसे कि 1950 से 1960 में प्रमुख तत्व मार्क्सवादी उपागम
के कुछ तत्वों के साथ अभिसरण होने लगे थे, यानी कि मार्क्सवादी उपागम का भी यूज़ होने लगा था। राज्य की अवधारणा का प्रयोग करने से हिचकिचाते नहीं हैं, समाज परिवर्तन की गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों का अध्ययन करते हैं। अब यह अवधारणा अब जनता को लामबंद करने, बहुसांस्कृतिकवाद, सामाजिक पूंजी और चुनावी राजनीति का अध्ययन करने में सहायक होने लगी है, यानी कि समय के साथ साथ उदारवादी उपागम में भी परिवर्तन आने लगे हैं। आइए जानते हैं इन्हीं परिवर्तन क्षेत्रों के बारे में। सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा नागरिक समाज में। तो उदारवादी उपागम में प्रमुख तत्व है व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि नागरिक समाज की स्वतंत्रता, हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन जब हम राष्ट्रीय और राज्यों के बारे में बात करते हैं तो इसमें समुदाय, जातीय समूह, वंचित वर्ग, उनके अधिकार और रक्षा भी शामिल हो जाते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दे रखे हैं और उनकी सुरक्षा करना राजनीतिक सरकारों का कर्तव्य बनता है, राज्य का कर्तव्य बनता है सभी को सुरक्षा प्रदान करना। जहाँ पर राज्य नागरिकों की रक्षा करने में असफल रह जाते हैं, कई बार ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। उदारवादी अवधारणा व्यक्तियों के लोकतांत्रिक अधिकारों से संबंधित है, यानी कि नागरिक समाज के संगठन और नागरिक समाज से अलग हैं। नागरिक समाज के संगठन नागरिक समाज से अलग हैं, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और इसके बीच में लोकतांत्रिक संबंध को स्थापित रखना, बनाए रखना, ये एक बड़ी चुनौती है। ये भी उदारवादी अवधारणा के अंतर्गत आती है। नागरिक समाज वह स्थान है जो कि राज्य और परिवार के बीच में संबंध को दर्शाता है। उदारवादी उपागम संगठन और व्यक्तियों के अधिकारों के बीच व्याख्या करता है। यह व्यक्ति की अभिव्यक्ति के अधिकार, यानी कि व्यक्ति को अपने आप को प्रस्तुत करने के, अपने आप को कुछ प्रूफ करने के अधिकार प्रोवाइड करवाता है, संगठन बनाने के अधिकार प्रोवाइड करवाता है, विरोध जताने के अधिकार प्रोवाइड कराता है, जन राय बना सकते हैं किसी के बारे में। यह हमारे राज्य और समाज के बीच संबंधों को बताने में मदद करता है। तो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास रहेगा बहुसंस्कृतिवाद। उदारवाद उपागम न केवल व्यक्तियों के अधिकार को बल्कि एक समूह के अधिकार को भी पहचानता है। किसी भी विविधता वाले समाज में सभी विविध समूहों के अधिकार को पहचानना और उनको प्रतिनिधित्व का अधिकार देना। विपरीत न्याय व्यवस्था बहुसंस्कृतिवाद का प्रतीक है, यानी कि बहुसंस्कृतिवाद समाज बहुत सारे अलग अलग समूहों की मांग को अनदेखी नहीं कर सकता, यानी कि बहुसंस्कृतिवाद व्यक्तिगत उदारवाद के अलावा व्यक्तियों के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को दिखाता है, यानी कि एक तो व्यक्तियों के अधिकार होते हैं और एक व्यक्तियों की संस्कृति, रीति रिवाज वाले अधिकार होते हैं। तो उनको बनाए रखने के लिए उनकी मांगों को अनदेखी नहीं कर सकता, उनकी मांगों को पूरा करना पड़ता है, उनके अधिकारों को बनाए रखना पड़ता है, उनके अधिकारों को सुरक्षा देनी पड़ती है। व्यक्ति संस्कृति के ढांचे में बढ़ता है, उसी में जीवित रहता है, सामाजिक संबंधों में संस्कृति व्यवस्था में बनाते हैं, उसी में विचारित करते हैं, यानी कि संस्कृति से ही व्यक्ति ढलता है, बड़ा होता है। ये सभी संस्कृति समुदाय मुख्य तौर पर विभिन्न अधिकारों की मांग करते हैं। वे अपने समूह की पहचान को बनाए रखना चाहते हैं और अधिकार समूह सामूहिक संप्रदाय अधिकारों के रूप में पहचाने जाते हैं। बहुसंस्कृतिवाद को 2002 में का संबंध समानता के प्रश्न से है। इसका प्रमुख संबंध विभिन्न समुदायों के साथ जीवन यापन करने से है, यानी कि अलग अलग समुदायों के साथ कैसे रहें, कैसे बिना भेदभाव के एक ही जगह पे रहा जा सकता है, वो अधिकार उदारवादी
उपागम में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। बहुसंस्कृतिवाद बहुलवाद और विविधता से अलग है। विभिन्न समुदायों के आपसी मेलजोल से का संबंध बहुलवाद से है, लेकिन यहीं पर बहुसंस्कृतिवाद का संबंध जनतंत्र से है। यह विभिन्न समुदायों को सांस्कृतिक अधिकार प्रदान करने की बात करता है ताकि ये समुदाय अपनी संस्कृति, भाषा और लेखनी को कायम रख सकें, अपनी संस्कृति को बनाए रख सकें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है सामाजिक पूंजी। सामाजिक पूंजी की अवधारणा का यूज़ विभिन्न समुदायों के बीच संबंधों को जानने के लिए किया जाता है। नागरिक समाज और जनतंत्र के अस्तित्व की ओर इशारा करता है। यह अवधारणा टोकवेली के सिद्धांत से ली गई है, जहाँ पे इटालियन राजनीतिक विचारक रॉबर्ट पुटनम ने इसे अपनी बुक मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क सिविक ट्रेडिशंस इन मॉडर्न इटली में यूज़ किया है। ये बुक का नाम है। सामाजिक पूंजी विभिन्न समुदायों में अपनी मेल मिलाप नेटवर्क स्थापित करने के लिए किया जाता है, यानी कि सामाजिक पूंजी का यूज़ समुदायों के साथ मेल मिलाप के लिए और अपने कॉन्टैक्ट बढ़ाने के लिए किया जाता है। समुदाय आपस में एक दूसरे के साथ समान मूल्यों और विश्वास साझा करते हैं। सामाजिक आंदोलनों के उदय के कारण आशुतोष वैश्वर्णिया की पुस्तक जातीय विवाद एवं नागरिक जीवन में भारत के हिंदू और मुसलमान के अंतर्गत इस रूपरेखा का उपयोग किया गया है, जिसमें भारत के 6 शहरों के जातीय दंगों का अध्ययन किया गया है। अवधारणाओं का अभिसरण। स्वतंत्रता के बाद से ही राजनीति के अध्ययन के लिए 2 प्रमुख उपागमों का उपयोग किया जाता है, गैर मार्क्सवादी और मार्क्सवादी। उदारवादी उपागम की विशेषताओं के बारे में पढ़ा होगा, अभी हमने पढ़ा, और मार्क्सवादी के बारे में हम सेकंड इकाई में जानेंगे। ये दोनों उपागम परंपरागत रूप से एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हुए, लेकिन ये दोनों उपागम 1980 से ही उतने कठोर नहीं हैं जितने कि पहले थे, यानी कि दोनों ही गैर मार्क्सवादी और मार्क्सवादी उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे जितने अच्छे तरीके से पहले काम करते थे। इन दोनों के बीच अब आपसी मेलजोल या फिर अभिसरण हो गया है, यानी कि इन दोनों ही अवधारणाओं के बीच आपसी मेलजोल आने लग गया है। ये दोनों अब राज्य राजनीतिक व्यवस्था या इन दोनों का उपयोग प्रायः करते रहते हैं। इनसे जुड़े प्रश्नों का उत्तर देते हैं, यानी कि राज्य और राजनीतिक व्यवस्थाओं से जुड़े क्वेश्चनों का आंसर देने लगे हैं, इनका यूज़ करने लगे हैं। 1980 के बाद से ही उदारवादी और मार्क्सवादी उपागमों के बीच अभिसरण हो रहा है, मेल मिलाप हो रहा है। कई विद्वानों के लेखों जैसे कि फ्रांसिस फ्रेंकल, रूडोल्फ एंड प्रवीण बर्धन के लेखों से मिलता है। फ्रांसिस फ्रेंकल ने ऐतिहासिक मतभेदों का जिक्र किया, जहाँ पे विकासात्मक योजना संस्थात्मक राजनीति के बीच है। राजनीति और समाज के मुद्दों में अंतर बताया गया है। बर्धन ने भी नव मार्क्सवादी विचारक हैं, जो कि इसके विपरीत यह तर्क देते हैं कि भारतीय राज्य एक स्वायत्तता संस्था है जो विभिन्न वर्गों के बीच सत्ता के संबंधों को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि रूडोल्फ ने राज्य को केंद्रीय धुरी बताया और भारतीय राजनीति वर्ग राजनीति की तरफ झुकी हुई है ऐसा बताया। यह तीसरे एक्टर के रूप में कार्य करता है पूंजी और श्रम के बीच में, यानी कि पूंजी और श्रम के बीच में थर्ड पर्सन का काम करता है, थर्ड एक्टर का काम करता है। भारतीय राज्य मांग और कमांड राजनीति के बीच कार्य करता है। मांग की राजनीति में विभिन्न वर्गों की मांग
का सम्मान करता है, जैसे कि वर्ग हो जाते हैं किसान, विद्यार्थी, इन वर्गों की मांगों का सम्मान करता रहता है। सारांश जान लेते हैं, इसके साथ ही हमारा चैप्टर पूरा हो जाता है, हमारी इकाई 1 कंप्लीट हो जाती है। भारत में राजनीतिक या फिर भारत में राज्य की राजनीति के 2 परिप्रेक्ष्यों को समझा जाता है, मार्क्सवादी और गैर मार्क्सवादी। उदारवादी उपगम, जैसे कि हमने पढ़ा, भारतीय राजनीति में अपना प्रभुत्व जमाया 1950 से 1960 तक। इसमें प्रमुख ध्यान संस्थाओं के अध्ययन करने में और किसी तरह संस्था अपनी इकाइयों को कायम रखती है, ये हमने जाना। आम सहमति बनाई जाती है इस उदारवाद के अंदर। इसमें राजनीतिक व्यवस्था के उपयोग को प्राथमिकता दी जाती है बजाय राज्यों की राजनीति का उपयोग करने के। उत्तर औपनिवेशिक काल में भी सामाजिक विज्ञान में व्यवहारवादी आंदोलन की उपज हुई थी। व्यवस्थावादी आधुनिक या फिर विकासात्मक रूपरेखा के रूप में भी जाने जाते हैं। यह मार्क्सवादी के विकल्प के तौर पर कार्यरत है, यानी कि कार्य करती है। उदारवादी उपगम में परिवर्तन देखने को मिले 1980 के बाद से। इसमें शब्दों के उपयोग में लचीलापन दिखाई दिया, जहाँ पे राज्य और राजनीतिक अर्थशास्त्र जैसे इसके क्षेत्रों का विस्तार हुआ। इसमें नागरिक समाज, सामाजिक पूंजी और बहुसंस्कृतिवाद को भी शामिल किया। उदारवाद उपगम का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र के संबंधित प्रश्नों और मुद्दों को हल करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको याद अच्छे से कर लेना है। इसी के साथ हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। यूनिट 2 जल्द ही चैनल पे अपलोड हो जाएगी। Thank you for watching. Please guys, like, subscribe and share.